Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss some important terms related with the mass spring system. In the previous video, we have discussed simple harmonic motion and mass spring system performing simple harmonic motion, and we have proved this both. पिछली वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था और मास स्प्रिंग सिस्टम क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या नहीं करता है इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में, और इसके साथ जो रिलेटेड टर्म है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, हमने एक स्प्रिंग लिया, इसका एक सिरा हमने रिजिड सपोर्ट के साथ बांध लिया और दूसरा सिरे के साथ हमने क्या किया, एक मास को बांध दिया, ठीक है। और ये मास को अब हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, वी हैव नॉट अप्लाई एनी फोर्स टू दिस मास। लेकिन इस मास को के साथ मास को अगर हम एक फोर्स, इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं ना, अप्लाइड फोर्स, तो ये अप्लाइड फोर्स ऑटोमेटिकली रिस्टोरिंग फोर्स में तब्दील हो जाएगा, यानी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग ये एक्शन में आ जाएगा। जितना अप्लाइड फोर्स हमने लगाया था वो सारा का सारा किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा, वो सारा का सारा फोर्स इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग में तब्दील हो जाएगा और इस स्प्रिंग को इस मीन पोजीशन पर ले आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम इस फोर्स को छोड़ते, अप्लाइड फोर्स को छोड़ते, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको यहाँ तक ले आता है, लेकिन ये मास जो है यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक आने की कोशिश करता है और आता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गए, एक है बी और एक है ए, और ये ज़ीरो पोजीशन जो है हमने यहाँ पर ज़ाहिर किया हुआ है, तो इसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, स्टेबल पोजीशन भी कहते हैं, रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, ज़ीरो फोर्स पोजीशन भी कहते हैं, ज़ीरो एक्सेलरेशन पोजीशन भी कहते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो नाम भी देना चाहते हैं आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो होता है तो हमारे पास फोर्स नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन बोथ, ये हमने पढ़ा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ज़ीरो होगी, तो फोर्स तो नहीं होगी, रिस्टोरिंग फोर्स तो ज़ीरो होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ जो रिलेटेड टर्म है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके साथ रिलेटेड टर्म जो है, एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है एक्सेलरेशन, तीसरा है स्पीड, चौथा है काइनेटिक एनर्जी और पांचवा है पोटेंशियल एनर्जी। छठे के बारे में भी बात करेंगे जो कि टाइम पीरियड है वो। ओके, सो सबसे पहले जी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास तीन पोजीशन हो गए डिस्प्लेसमेंट के लिए। एक यही पोजीशन है जिसको हमने ज़ीरो पोजीशन नाम दिया है, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्सट्रीम बी पोजीशन पर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम ए पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जी, पहले हम लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम ए पोजीशन पर कितना होगा जी, ये मैक्सिमम होगा और ये एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्टेंस this is x naught are equal to amplitude. So the maximum displacement or distance from the mean position is called as amplitude. So amplitude को हम किस चीज़ के से ज़ाहिर करते हैं, a से ज़ाहिर करते हैं। So यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन पर ये ज़ीरो होगा, एक्सट्रीम बी पोजीशन पर ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के बराबर, ये भी यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर भी x naught के बराबर होता है, ए के बराबर होता है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम के बराबर है। सो यहाँ पर भी हम मैक्सिमम लिख सकते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। यहाँ पर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जो है ये ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम ए पोजीशन पर कितना होगा, मीन पोजीशन पर कितना होगा, एक्सट्रीम बी पोजीशन पर कितना होगा। चलिए जी, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम ए पोजीशन पर, यहाँ पर चूंकि हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आता है, तो जब भी जहाँ भी फोर्स मौजूद होता है वहाँ पर ज़रूर एक्सेलरेशन होगी। चूंकि जो अप्लाइड फोर्स हमने लगाया था वो सारा का सारा एक्सट्रीम ए पोजीशन पर
इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स में तब्दील होता है तो यहाँ पर मैक्सिमम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम मौजूद होगी। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी हो गई जी, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है यहाँ पर भी। जब ये फोर्स इस बॉडी को, इस मास को ज़ीरो पोजीशन पर ले आता है तो फोर्स यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाता है। तो फोर्स ज़ीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है F = ma, एक्सेलरेशन यहाँ पर बाई ज़ीरो हो गई। ओके, तो एक्सट्रीम ए पोजीशन पर जो अमल होता है वो एक्सट्रीम बी पोजीशन पर भी वही अमल होता है भाई। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। स्पीड के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन बी पर कितना होगा, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर कितना होगा और मीन पोजीशन पर कितना होगा स्पीड। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मोमेंटेरली ये बॉडी यहाँ पर रुकती है, या यहाँ पर जब इसको हम छोड़ते हैं ये वाइब्रेशन करता है, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो ये बॉडी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो जी यहाँ पर स्पीड हो गया ज़ीरो। सो वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पर ज़ीरो हो गया, यहाँ पर भी ज़ीरो हो गया। और मीन पोजीशन पर आपने देखा होगा कि ये रुकता नहीं है ये जिस्म, बल्कि इंतहाई तेज़ी के साथ इस पोजीशन को क्रॉस करता है, यानी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं इंतहाई तेज़ी के साथ। सो यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, अब स्पीड जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा, लेकिन ये स्पीड मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। सो स्पीड विल बी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एट दैट पोजीशन। ओके, सो इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होगी और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो बराबर होता है ½ mv² के बराबर होता है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर स्पीड ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पर स्पीड ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी ज़ीरो होगी। और यहाँ पर कांस्टेंट मैक्सिमम, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी मैक्सिमम, और कांस्टेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मौजूद होगी, यानी मीन पोजीशन पर हमारे पास कांस्टेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर है mgx के, या पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ पर लिख ले कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, तो यहाँ पर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम ए पोजीशन पर भी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम बी पोजीशन पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन। सो पोजीशन इस दोनों पोजीशन पर मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो आपने देखा कि हमारे पास ये 5 पैरामीटर जो है ये कंप्लीट हो गए किस चीज़ के, मास स्प्रिंग सिस्टम के। मास स्प्रिंग सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो होता है, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यहाँ पर इसका फोर्स ज़ीरो होता है। सो इस मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम या स्टेबल पोजीशन पर इसके ये कंपोनेंट ये टर्म्स जो है ये ज़ीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पीड मैक्सिमम कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो होती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो ये हमने आज पढ़ा। सो चलो इसे लिख ले, इसके बारे में आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह इसका हम जवाब देंगे। इसके बाद हम टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। सो पहले इसे लिख ले, बाद में बात करते हैं। चलिए जी, अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन या
साइकिल इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड, यानी एक साइकिल, एक मुकम्मल गर्दिश के मुकम्मल होने के लिए जो टाइम दरकार होता है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मास है, मास अटैच टू ए स्प्रिंग। सो ये मीन पोजीशन पर है, ज़ीरो पोजीशन पर यहाँ पर ये मास है। जब ये एक्सट्रीम बी पोजीशन पर आता है, यहाँ पर ज़ीरो से बी तक आता है, तो ये टाइम t1 लेता है। और बी से जब ये वापस ज़ीरो पोजीशन पर आता है तो ये टाइम t2 लेता है। जब ये ज़ीरो से एक्सट्रीम ए पोजीशन पर आता है तो ये t3 टाइम लेता है। और वापस जब अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है और साइकिल भी इस तरह कंप्लीट होता है तो टाइम t4 लेता है। तो इन चारों टाइम को जमा करके जो टाइम हम हासिल करते हैं इसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ओके जी। इसके साथ साथ एक और भी डिफिनीशन है टाइम पीरियड का कि ये रिसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सो टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू द रिसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये रिसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। चूँकि हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हम टाइम पीरियड के लिए जो मोशन, जो बॉडी मोशन करता है तो इसके साथ टाइम ऑटोमेटिकली आता है। तो हम मोशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर केस में जो मोशन होता है वो बराबर होता है स्पीड इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। एस की मतलब होता है डिस्टेंस और ये टाइम, तो इस तरह होता है। लेकिन साइक्लिक केस वाइब्रेशन में इस तरह होता है कि हम इस लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं। इस एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और इस डिस्टेंस को हम थीटा के ज़रिए यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए डिस्प्लेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं। और टी को फुल टाइम पर तरजीह देते हैं, यानी यहाँ पर टी की जगह हम क्या लिखते हैं? फुल टाइम पीरियड लिखते हैं। सो थीटा जो है ये एक मुकम्मल साइकिल में पाई और पाई 2 पाई के बराबर होता है। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछली क्लास में। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी ये किस तरह आता है। तो जस्ट हम एनालोगस केस लेते हैं, लीनियर केस एंड साइक्लिक केस। और फ्रीक्वेंसी जो है ये बराबर होता है कितने टाइम में एक बॉडी कितनी वाइब्रेशन करती है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड यानी कितने वाइब्रेशन कितने टाइम में एक बॉडी कवर करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये जस्ट आपस में बिल्कुल उलट है ये दोनों। सो हम किस तरह लिखते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। चलो जी, टाइम पीरियड के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा। तो इसका मास स्प्रिंग सिस्टम का अभी हम टाइम पीरियड निकालते हैं। ओके, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड वी ऑलरेडी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट k divided by m, where k is the spring constant and mass is the mass of the body which are attached with the spring. Okay, अच्छा जी, इसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रूफ करते वक्त ये इक्वेशन हमने निकाला था। तो हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं, ओमेगा को यहाँ पर हम पुट करते हैं। सो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा की जगह हम k बाई एम अंडर द रूट ये लिखते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई, इसकी जगह हम ये वाला निशान भी लिख सकते हैं k बाई एम अंडर द रूट। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट, सेपरेट रूट हम लेते हैं के पर, यानी इस अंडर रूट को हम के पर अलहदा लेते हैं और एम पर भी अलहदा लेते हैं, यानी इसको हम जुदा करते हैं रूट्स को सिंप्लिसिटी की खातिर, कन्वीनियंस के लिए। सो टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, ये तकसीम किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा? ज़रब में तब्दील हो जाएगा। जब इसको हम ज़रब में तब्दील करते हैं तो ये रेसिप्रोकल केस बन जाता है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एम बाई के अंडर द रूट। फिर इसको दोबारा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई के होल अंडर द रूट। सो ये बाई हो गया टाइम पीरियड ऑफ
किस चीज़ का टाइम पीरियड हो गया ये हमारे पास? टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, ये हमारे साथ आ गया। चलो जी, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस तरह आएगा, इसके लिए हम इसको मिटाना होगा, थोड़ा सा इसको मिटाते। ठीक है जी। ओके, सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास चूँकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल कैसे, सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन जाएगा 1/t, और टाइम पीरियड का जो फार्मूला हमने अभी निकाला वो है 2πm/k अंडर द रूट। ओके जी, इसके बारे में भी हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी को डिराइव करते हैं 7वां केस है, ये हमारे पास सातवां टर्म है मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ। सो चलो जी, इसमें हम पुट करते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू 1 आवर 2πm/k अंडर द रूट, या फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगा 1 आवर 2, सॉरी हम लिखते 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2πm/k अंडर द रूट, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2πm अंडर द रूट k अंडर द रूट। इसको हम जब ज़रब में तब्दील करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई इसकी नीचे हम 1 लिखते हैं तो ये 1 ऊपर जाएगा और 2π नीचे आ जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास, और ये k ऊपर चले जाएगा, मास नीचे आ जाएगा, सो k डिवाइडेड बाई m अंडर द रूट, इस तरह केस बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हमारे पास आता है सो वो बराबर हो जाएगा 1 आवर 2πk/m अंडर द रूट। सो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास आ गया। ये है टाइम पीरियड का फार्मूला t = 2πm/k अंडर द रूट, और ये है 1 आवर 2πk/m अंडर द रूट, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है। सो जी, टाइम पीरियड यहाँ पर आप क्लियरली इससे देख सकते हैं कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है जी? डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ अगर डिपेंड करता है तो मास पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग हो, इस तरह का एक स्प्रिंग हो, इसके साथ हम एक मास को लगाते हैं, ठीक है जी, तो जब ये वाइब्रेशन करता है, यानी एक कंप्लीट साइकिल फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, 1 कंप्लीट साइकिल फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आता है, और ये वापस जब अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा, ये 0 पोजीशन हो गया, x = 0। तो ये फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में एक साइकिल 1 साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है जी। अब जब ये अपना साइकिल शुरू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो कम होती जाएगी। पहले ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करता है, यानी एक साइकिल को तेज़ी के साथ 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। लेकिन जब ये इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तो इसका स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है, यानी 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए फिर भी ये हमारे पास 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टाइम पीरियड है ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, ख्वाह वो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ हरकत करता है या कम एम्पलीट्यूड के साथ हरकत करता है, फिर भी टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, वही 1 सेकंड रहेगा, 1 साइकिल 1 सेकंड रहेगा। ओके, सो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, इट ओनली डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। अगर इस मास को हम फिर बढ़ाते तो फिर ये टाइम पीरियड जो है ये इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर इसकी जगह हम थोड़ा सा बड़ा मास इसके साथ अटैच करते तो चूँकि टाइम पीरियड और मास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है
आपस में जो मास को हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर ज़ाहिर हो जाएंगे हम, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।